Yes. Hello students, I welcome all of you in my world of economics. I am CS Mayank Agrawal, a company secretary by qualification and economics faculty on Unacademy platform. I am having a teaching experience of more than 10 years and currently working as a faculty of economics, business studies and law subjects. So guys, एक और टॉपिक पे आप सबका स्वागत है। एक नए वीडियो के साथ मैं आप सबके सामने उपस्थित हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हम 5 से 10 मिनट के शॉर्ट वीडियोस आपके लिए लेके आ रहे हैं, जिसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर रहे हैं विद इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, सो दैट आपका टाइम भी बचे और वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको समझ भी आए। खैर, आज बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ, जो कि कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बट कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद आपको एक्चुअल में जो मार्क्स मिलता है वो है आपके आंसर लिखने के तरीके में। सो गाइस, जब तक कि आपको आंसर लिखने का तरीका नहीं आएगा तब तक कि आप अच्छे मार्क्स नहीं हासिल कर सकते, भले ही आपका कॉन्सेप्ट कितना ही क्लियर क्यों ना हो। और बहुत सारे बच्चे जो है वो इस बात पे आके फंस जाते हैं कि सर, हम लोगों को कॉन्सेप्ट तो सारे क्लियर हैं लेकिन आंसर लिखने के बाद मार्क्स नहीं मिलते हैं, टीचर हमको मार्क्स नहीं देती है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि आपका आंसर लिखने का तरीका गलत है। आइए समझते हैं कि किस तरीके से आंसर लिखने का तरीका होता है और आंसर का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। तो देखिए, मैंने अपने स्टूडेंट लाइफ में हमेशा एक फॉर्मेट को फॉलो किया है और हमेशा मैं अपने बच्चों को इसी फॉर्मेट में आंसर लिखवाता हूँ और अब तक के जो रिजल्ट आए हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। हर एक स्टूडेंट का जो फीडबैक है, उनके स्कूल टीचर का जो फीडबैक है इस आंसर राइटिंग के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। तो आइए समझते हैं कि किस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है आंसर। सबसे पहले तो यहाँ पे ये हमारा कॉपी का मार्जिन होता है, ठीक है। बच्चे क्या गलती करते हैं, सबसे पहले बच्चे आंसर लिखना शुरू करते हैं यहाँ कोने से, जैसे उनको लिखना है आंसर 1। तो ये सबसे गलत प्रैक्टिस होती है, इस तरीके की प्रैक्टिस आपको नहीं करनी है। नेवर राइट आंसर और आंसर नंबर इन द कॉर्नर और एट द कॉर्नर ऑफ योर मार्जिन, वो आपके लिए एक गलत इंप्रेशन देता है, ठीक है। सो हमेशा याद रखिए कि आप जब भी आंसर लिखिए, स्टार्ट विद मिडल ऑफ द लाइन, सेंटर ऑफ द लाइन में आप लिखिएगा, जैसे आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1। जो भी क्वेश्चन है उसको आप लिखेंगे आंसर टू क्वेश्चन नंबर, ठीक है। इसको आप अंडरलाइन करेंगे या आप, बेहतर है कि आप इसको बॉक्स में डाल दो जिससे कि ये हाईलाइट हो कि आप एक आंसर नया लिख रहे हैं, ठीक है। ये आपके, ये एग्जामिनर को अट्रैक्ट करेगा और आंसर को चेक करने में उसकी मदद करेगा। कई बार मार्जिन के साइड में लिखा हुआ उनको दिखता नहीं है, या इस तरीके से आप लिखते हो कि वो नंबर छुप जाते हैं, इसलिए बेहतर है कि आप एट द सेंटर ऑफ द लाइन लिखेंगे। इसके बाद आपका जो आंसर है वो टोटल 3 पार्ट में डिवाइड होगा, जिसमें सबसे पहला पार्ट है इंट्रोडक्शन। अब बेसिकली इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखते हैं, तो देखिए, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको पूछा गया है तो उस क्वेश्चन के बारे में आप एक जानकारी, एक एग्जांपल के तौर पे, जब भी आपसे कुछ पूछा जाता है तो आप उस क्वेश्चन का आंसर कैसे करते हो। आप पहले अपना नाम बताते हो, अपने बारे में कुछ चीज़ें बताते हो, फिर आप अपना जो क्वेश्चन पूछा गया वो बताते हो। इंटरव्यू की अगर मैं बात करूँ तो सिमिलरली, अगर कोई क्वेश्चन आपको पूछा गया है तो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट दिया है उस क्वेश्चन में, या जो आपको समझ आ रहा है कि वो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वो क्वेश्चन है, तो आप उस कॉन्सेप्ट का पहले मीनिंग या डेफिनेशन लिखोगे। सो इंट्रोडक्शन में हम बेसिकली क्या लिखते हैं, मीनिंग और डेफिनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट आस्क्ड इन द क्वेश्चन। एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया आपसे, व्हाट आर द, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, व्हाट आर द causes of deforestation। डिफॉरेस्टेशन के क्या कारण है, ये आपके लिए एकदम स्ट्रेट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब बच्चा इसको कैसे लिखेगा, तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लिखेंगे आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1, ठीक, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद इंट्रोडक्शन में आप
उस कॉन्सेप्ट का मीनिंग या डेफिनेशन लिखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, मतलब डिफॉरेस्टेशन के कारण क्या है। तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे, डिफॉरेस्टेशन का मतलब लिखोगे, ठीक है, मीनिंग लिखोगे उसका। इसके बाद जो सेकंड पार्ट आता है, उस सेकंड पार्ट में आप लिखोगे जो क्वेश्चन में पूछा गया है, दैट इज मेन बॉडी ऑफ द आंसर, दैट इज एक्सप्लेनेशन पार्ट, कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंड पार्ट जो होगा वो होगा एक्सप्लेनेशन, वॉट एवर यू आर आस्क्ड इन द क्वेश्चन यू हैव टू राइट इट, तो सेकेंड पार्ट में आएगा। और उसको आप प्रॉपरली इलेबोरेट करोगे, इसी का सबसे ज़्यादा मार्क्स होता है, ठीक है। इंट्रोडक्शन आप बेसिकली 2 से 3 लाइन में या 2 से 3, हाँ 2 से 3 लाइन में या 2 पॉइंट्स में आप लिख सकते हो, ठीक है। एक्सप्लेनेशन जितना क्वेश्चन की डिमांड है या जो क्वेश्चन में पूछा गया उसके हिसाब से लिखा जाता है। इसमें कोई मैं वर्ड लिमिट अभी नहीं बता सकता, क्यों, क्योंकि वो मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है। वो आपको प्रैक्टिस से समझ में आ जाएगा कि इस आंसर में कितना लिखना है और कितना टाइम इन्वेस्ट करना है। लास्ट पार्ट जो होता है वो होता है कंक्लूजन। लास्ट पार्ट ऑफ द आंसर इज व्हाट बेटा, कंक्लूजन। जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है उसका एक समरी लिखना होता है, मतलब पूरे आंसर का एक शॉर्ट समरी होता है, उसको हम लोग कहते हैं कंक्लूजन। दैट फ्रॉम द अबव एक्सप्लेनेशन वी कंक्लूड दैट बिकॉज ऑफ दीज रीजंस डिफॉरेस्टेशन ऑकर्स। तो पूरे आंसर का आप यहाँ पे क्या लिखते हो, समरी लिखते हो। तो बेसिकली ये जो फॉर्मेट है ये राम बाण फॉर्मेट है, और आप इसको हर जगह अप्लाई कर सकते हो, हर एग्जाम में लिख सकते हो। ये भी आपका 2 से 3 लाइन में होगा कंक्लूजन। बाकी एक्सप्लेनेशन जो है वो डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन, ठीक है। एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। First thing which you need to keep in mind while writing the answer is that you have to write answer to question number 1 or 2 or 3, whatever the question number is, at the center of the line and not at the corner of the margin. दूसरा, पूरे आंसर को आप 3 पार्ट में डिवाइड करोगे, जिसमें पहला पार्ट होगा इंट्रोडक्शन, जिसमें आप उस कॉन्सेप्ट का मीनिंग या डेफिनेशन लिखोगे 2 से 3 लाइन में। उसके बाद आएगा एक्सप्लेनेशन पार्ट, जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है जिसको आप एक्सप्लेन करोगे उसको आप लिखोगे सेकेंड पार्ट में, दैट इज इन द एक्सप्लेनेशन पार्ट। जैसे इस क्वेश्चन में डिफॉरेस्टेशन के कारण पूछे गए थे, तो आप इंट्रोडक्शन में डिफॉरेस्टेशन का मतलब लिखोगे, एक्सप्लेनेशन में आप डिफॉरेस्टेशन के कॉजेस लिखोगे, और लास्ट आता है हमारा कंक्लूजन। कंक्लूजन में आप लिखोगे पूरे आंसर का समरी, फ्रॉम द अबव एक्सप्लेनेशन वी कंक्लूड दैट दिस 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 दिस। 2 से 3 लाइन ये भी आपको कवर करेगा। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है कि किस तरीके से आंसर लिखे जाते हैं। ये हो गया डायरेक्ट क्वेश्चन का की बात। अब यहाँ पे अगर इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इस किस तरीके से लिखोगे, तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई होता है, ठीक है। लेकिन मैं एक क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन का फॉर्मेट होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछा human capital not only benefits the owner but also its but also the society. डिफेंड और रिफ्यूट। तो ये जनरली इनडायरेक्ट क्वेश्चन होता है। इनडायरेक्ट क्वेश्चन को आप कैसे लिखते हैं, एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ। ह्यूमन कैपिटल नॉट ओनली बेनिफिट्स द ओनर बट आल्सो द सोसाइटी। इस क्वेश्चन का मतलब पहले समझेंगे कि ह्यूमन कैपिटल न सिर्फ ओनर को बेनिफिट करता है बल्कि समाज को भी ओवरऑल बेनिफिट पहुंचाता है। तो ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है किसी भी पर्सन के अंदर जो एजुकेशन, नॉलेज, एक्सपीरियंस, एबिलिटी, एक्सपर्टीज, स्किल होता है उसको हम ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। तो जिस पर्सन के अंदर एजुकेशन, नॉलेज, स्किल, एबिलिटी, एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस है, न सिर्फ उसको बेनिफिट होगा इन सारी चीजों से बल्कि उस व्यक्ति को भी बेनिफिट होगा, बल्कि
उस व्यक्ति के कारण उस समाज को भी बेनिफिट होगा जहां पे वो रह रहा है। तो क्या इस बात से आप सहमत है? तो बिल्कुल इस बात से हम सहमत है। अब इसको लिखेंगे कैसे? तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, आइए देखते हैं। यहां पर हम लोग लिखेंगे just wait for a minute. So again the format will be same. First you will write answer to question number, तो यहाँ पे 2 है जैसे। फिर यहाँ पे हम लोग स्टार मार करके क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन। इस इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में आप क्या लिख सकते हैं, तो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में आप मीनिंग लिखोगे किसका, ह्यूमन कैपिटल का, कि ह्यूमन कैपिटल क्या होता है। सो हियर यू विल राइट मीनिंग ऑफ ह्यूमन कैपिटल। ठीक, इसके बाद आपको पूछा गया है कि आप इस क्वेश्चन को या आप इस स्टेटमेंट को डिफेंड करते हो या रिफ्यूट करते हो। तो यहाँ पे हम बेसिकली थोड़ा से वर्डिंग्स में चेंज करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे द गिवन स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन के लिए बता रहा हूँ, द गिवन स्टेटमेंट इज, अगर डिफेंडेड है तो डिफेंडेड, रिफ्यूटेड है तो रिफ्यूटेड। यहाँ पे डिफेंड है मतलब हम इससे सहमत है, तो यहाँ पे लिखेंगे द गिवन स्टेटमेंट इज डिफेंडेड ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। या आप ये भी लिख सकते हो द गिवन स्टेटमेंट कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज। ठीक, फिर यहाँ पे आप पॉइंट बाय पॉइंट लिखोगे। याद रखिएगा हर एक पॉइंट के बाद आपको एक लाइन का गैप छोड़ना है, हर हेडिंग के बाद आपको एक लाइन का गैप छोड़ना है। तो जैसे आपने इंट्रोडक्शन लिखा, एक लाइन का गैप छोड़ोगे, फिर मीनिंग या डेफिनेशन लिखोगे, फिर आप एक लाइन का गैप छोड़ोगे और एक्सप्लेनेशन लिखोगे, फिर आप एक लाइन का गैप छोड़ोगे और फिर आप उसमें पॉइंट्स लिखोगे। 2 पॉइंट के बीच में भी एक एक लाइन का गैप होगा, और उसके बाद आप लास्ट में लिखोगे कंक्लूजन, और कंक्लूजन में लिखेंगे from the above explanation we conclude that the given statement is true and hence defended। इस तरीके से आप इसको लिखोगे और हाईलाइट कर दोगे डबल अंडरलाइन करके। तो ये हो गया फॉर्मेट ऑफ राइटिंग आंसर। याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके मैं अलग से सेशंस लेता हूँ। हर चैप्टर कवर करने के बाद हर चैप्टर का आंसर राइटिंग सेशन होता है, जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन, इनडायरेक्ट क्वेश्चन, केस स्टडी तीनों की प्रैक्टिस करवाई जाती है। अभी जो चल रहा है वो है डायरेक्ट क्वेश्चन और इनडायरेक्ट क्वेश्चन की क्लासेस। हर चैप्टर के बाद हम इसको कवर करते हैं, सो दैट आप लोगों को ग्रिप बन सके कि आंसर लिखा कैसे जाता है। जब आप आंसर राइटिंग सेशन में पूरी तरीके से निपुण हो जाते हो, या और हर आंसर राइटिंग सेशन को जब आप अटेंड करते हो और खुद से आंसर लिखने की प्रैक्टिस करते हो मेरी क्लास में, तो फिर आपको एग्जाम में सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है कि इस क्वेश्चन को कैसे मैं शुरू करूं और कैसे खत्म करूं। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बच्चों को आती है वो यही आती है कि कैसे क्वेश्चन का आंसर लिखना स्टार्ट करें और कैसे एंड करें। इसको सोचने में ही बच्चा जो है वो काफी समय व्यतीत कर देता है, और जब उसको लगता है कि यार इससे बेहतर हम आंसर लिख सकते थे, तो फिर वो थोड़ा सा निराश हो जाता है कि काश मैं ऐसे फ्रेम आउट कर लेता तो और अच्छा हो सकता था। इस सब सिचुएशन से बचने के लिए ही हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सेशंस करते हैं, जिसके माध्यम से आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियरली समझ में भी आते हैं और लिखने की प्रैक्टिस के साथ आप आंसर लिखने में भी सक्षम हो जाते हैं। तो गाइज अगर आप लोगों को इकोनॉमिक्स का कंप्लीट नॉलेज चाहिए और अगर आपको इकोनॉमिक्स को पूरी तरीके से अपने माइंड में फिक्स कर लेना है, सो यू कैन ज्वाइन माई प्लस क्लासेस ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म बाय यूजिंग माई रेफरल कोड mayankcs10
to get 10% discount on all the courses available on Unacademy platform. आप मेरा रेफरल कोड MA Live भी यूज कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे अगली क्लास में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।